अभी हम करने जा रहे हैं आज की क्लास में बेटा सिर्फ समरी करेंगे हम आज की क्लास में। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है लास्ट क्लास में। आज की ये क्लास हाउस प्रॉपर्टी की समरी की क्लास है और फिर हम नेक्स्ट क्लास से इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे और नियर अबाउट 2 या 3 दिन लगाएंगे हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने में अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो हम समरी कर चुके हैं, वो समरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आ जाइए बेटा। ये हम पढ़ने जा रहे हैं किसकी समरी? हाउस प्रॉपर्टी की समरी। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। आपने पढ़ा सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इस चैप्टर में? जीएबी, उसमें से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर। क्या आ जाएगा बच्चों? नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे हमेशा कितना? 30% नेट एनुअल वैल्यू का, इसका 30%, और माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन। बेटा याद रखना, बोरोड कैपिटल पर इंटरेस्ट लेते हैं, बोरोड कैपिटल पर। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती, बोरोड कैपिटल के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। ये आ जाएगा इनकम, और अगर निगेटिव आया तो लॉस। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये आपको मैंने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था क्लास में। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी, प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट। इसमें मैंने आपको बताया कि जो प्री एक्विजिशन पीरियड है वो उस दिन से स्टार्ट होता है जिस दिन आपने लोन लिया, और ठीक ये हमेशा 31 मार्च को समाप्त होता है। और वो 31 मार्च जिस डेट पर आपका एक्विजिशन हुआ है उससे जस्ट पहले जो 31 मार्च आएगी उस डेट को प्री एक्विजिशन पीरियड जो है आपका समाप्त हो जाएगा। और जो भी प्री एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट निकलेगा वो हमेशा क्यूमुलेटिव निकलेगा और टोटल अमाउंट को हमेशा 5 से डिवाइड करके डिडक्शन लेंगे। आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर है वो 24-25 है, और प्रीवियस ईयर 24-25 तक अगर ये 5 इंस्टॉलमेंट उससे पहले ही पूरी हो चुकी है तो प्री एक्विजिशन पीरियड में, प्री एक्विजिशन पीरियड के इंटरेस्ट की डिडक्शन प्रीवियस ईयर में नहीं मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल 3 में इस चैप्टर के सिखाया था। प्री एक्विजिशन पीरियड कहां से स्टार्ट होता है? जैसा मैंने अभी बताया, फ्रॉम डेट ऑफ लोन टेकन, जिस दिन से आपने लोन लिया है, टिल 31 मार्च। एक बात कंफर्म रहे, हमेशा 31 मार्च को ही प्री एक्विजिशन पीरियड खत्म होगा। कौन सी 31 मार्च? फॉल जस्ट बिफोर एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब कंस्ट्रक्शन, परचेज, रिपेयर, रेनोवेशन, कुछ भी हो सकता है। फिर आता है यहां पर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में यहां पे हमेशा जो आएगा वो आएगा प्रीवियस ईयर 2024-25। हो सकता है कि क्वेश्चन में जो दिया गया उसमें एक से ज्यादा पोस्ट पीरियड हो, मगर आपका पूरा कंसंट्रेशन उस पोस्ट पीरियड पे रहेगा जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट ईयर है। तो मई 2025 के लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2024-25 है। अगर किसी का एग्जाम जनवरी में है तो 23-24 कह सकता है, मगर मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26 के लिए प्रीवियस ईयर यही रहेगा। और इसका इंटरेस्ट तभी कैलकुलेट होगा जब प्रीवियस ईयर 24-25 में आपका लोन आउटस्टैंडिंग है तो।
और इसकी डिडक्शन एक बार में मिलेगी। प्री और पोस्ट को टोटल कर देना, ये हो जाएगी डिडक्शन। इसके बाद इसका चेक करना है कि ये लोन जो लिया गया था सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए लिया गया था या लेट आउट के लिए। अगर लेट आउट के लिए लिया गया था तो जो भी अमाउंट आएगा डिडक्शन मिल जाएगी, बट अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए लिया गया होगा तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? 2 लाख। नंबर 3, प्रॉपर्टी दो तरह की है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक लेट आउट। देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड में थोड़ा सोचना समझना है। जो प्री इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन 5 में ले लो, प्लस पोस्ट इंटरेस्ट वाला जो भी इंटरेस्ट है उन सब का टोटल कर लो, और उस टोटल को फिर कंपेयर करो लिमिट से। और लिमिट बेटा 2 लाख रुपए की है, वो तब जब तीनों कंडीशंस पूरी करोगे। इन दोनों में जो लोअर आएगा वो आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी। ये इसका फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। लेट आउट प्रॉपर्टी में ऐसी कोई लिमिट विमिट नहीं है। यहां जो डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी, जितना भी आपका प्री इंटरेस्ट है वो ले लो और उस प्री इंटरेस्ट को डिवाइड कर दो 5 से, क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलती है पोस्ट इंटरेस्ट। दोनों को करके जो आएगा वो पूरा डिडक्शन आपको मिल जाएगा। बट सेल्फ ऑक्यूपाइड में इसका कंपैरिजन हमेशा कितने से होगा? 2 लाख से। ये 2 लाख वाला अमाउंट कम होकर कितना हो जाएगा? 30,000 हो सकता है। ये 30,000 हो जाएगा कब? अगर 3 कंडीशन पूरी ना हो। इफ एनी ऑफ 3 कंडीशंस is not satisfied. Number A, loan must be taken, लोन लिया जाए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99। ये कंडीशन नॉर्मली पूरी हो जाती है आज की डेट में, क्योंकि अब जो लोन लिए जाएंगे वो 2024-25 में लिए जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली 99 के बाद लिए जाएंगे। लोन लिया जाए किसके लिए? और परचेज, और अगर आपने रिपेयर या रेनोवेशन या रिन्यूअल के लिए लिया है तो डिडक्शन 30,000 की मिलेगी सेल्फ ऑक्यूपाइड में। तीसरी कंडीशन है, ये जो आपका परचेज है, ये जो आपका कंस्ट्रक्शन है, ये हो जाना चाहिए, शुड बी डन, हो जाना चाहिए। कितने वर्ष में? विद इन 5 years। कहां से 5 साल? फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जहां आपने क्या लिया है? लोन। उसके बाद आपने 4th पॉइंट पढ़ा बेटा, स्टैंडर्ड डिडक्शन का। उसमें पढ़ा कि आपको 24 क्लॉज ए में डिडक्शन मिलेगी नेट एनुअल वैल्यू का, फिक्स है ये, कितने परसेंट मिलेगी? 30%। और जब ये डिडक्शन मिलेगी तो डेप्रिसिएशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, रिपेयर मेंटेनेंस, पेंट, व्हाइट वॉश एटसेट्रा ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, और लैंड रिवेन्यू और ग्राउंड रेंट, इनकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। जिस जमीन पर अभी ये लक्ष्मी नगर बसा हुआ है, एक जमाना था कि ये एरिया यमुना के अंदर कवर होता था। 1977 में दिल्ली के अंदर बाढ़ आती है, बड़ी भयंकर बाढ़ यमुना नदी की, और वो बाढ़ पूरी ईस्ट दिल्ली को, नॉर्थ ईस्ट को तो डुबो दे ही देती है। साथ में जो हमारा एयरबेस है, इंडियन एयरबेस,
वहां पर भी बड़ा नुकसान होता है, वहां पानी भर जाता है पूरे एयरबेस में, जिसकी वजह से उस समय की प्रधानमंत्री ने एक रोड बनवाया जिसका नाम पुश्ता रोड है। क्या नाम है? पुश्ता रोड। पुश्ता एक उर्दू का अरबी का वर्ड है। पुश्ता कहते हैं पुश्त को, यानी कि कमर को। जब कोई मुसीबत आती है और आप हाथ से वजन नहीं, सामने से नहीं रोक पाते, तो आपने देखा होगा वो कमर लगा लेता है दरवाजे पर ये रोकने के लिए। तो ऐसे ही बाढ़ एक मुसीबत है, उसे रोकने के लिए रोड बनाया गया जिसको मार्जिनल रोड या बांध रोड या पुश्ता रोड कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली जमीन पहले यमुना में आती थी, अब बन गया बीच में पुश्ता रोड, यहाँ आके लोग बसने लगे। ये जमीन आज भी सरकारी जमीन है, अगर इसके 50 साल पुराने पेपर निकालो, मगर लोग बाग यहाँ रहने लगे, आके रहने लगे। ये यमुना के अब किनारे पे नहीं है, यमुना के किनारे से दूर हो गई है। ओखला जो है वो अभी भी यमुना के किनारे पर है। अभी आपने देखा भी होगा रिसेंटली वहां बहुत ज्यादा डिमोलिशन हुआ। ये क्यों? क्योंकि वहां अभी भी वो यमुना के किनारे पर बहुत सारी कॉलोनी वहां पे बसी हुई थी, तो उन्होंने उसको हटा दिया। ये कॉलोनी नहीं हटती है, मगर इसका पब्लिक सरकार को ग्राउंड रेंट या लैंड रिवेन्यू देती है, इसकी डिडक्शन नहीं मिलती। ये पूरी बात मैंने इसके लिए बताई ताकि आपको ग्राउंड रेंट या लैंड रिवेन्यू के बारे में पता चले, क्योंकि पूरे चैप्टर में मैंने बताया ही नहीं था। तो ऐसी जमीनों को जो सरकार दे देती है, जिसको आपने गांव में सुना होगा छूट की जमीन है, तो वो छूट की जमीन का मतलब ये होता है कि वो सरकारी है मगर लोग रह रहे हैं, अब हटाया नहीं जाएगा किसी को भी, उसे कहते हैं, है ना। तो वहां के लिए ग्राउंड रेंट या लैंड रिवेन्यू देना पड़ता है, और वो प्रॉपर्टी टैक्स के साथ जनरली चला जाता है। तो जो ग्राउंड रेंट या लैंड रिवेन्यू का हिस्सा होता है उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलती। इज इट ओके? और ये सब अलाउ नहीं होंगे। और बेटा पूरे इनकम टैक्स के लिए एक उसूल, एक ही रूल, नियम याद कर लीजिए, वो ये कि जब भी कोई डिडक्शन परसेंटेज में या अमाउंट में स्पेसिफाई हो, उस जगह पर हमेशा एक्चुअल एक्सपेंडिचर को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे डिडक्शन परसेंटेज में स्पेसिफाई है कि नेट एनुअल वैल्यू का 30% लेंगे, तो हमेशा 30% लेंगे, फिर एक्चुअल को आप क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। आगे लिखिए, इन केस ऑफ, यहाँ पे एक नोट लिखिए, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आता है जी 5वां पॉइंट, वो है म्युनिसिपल टैक्सेस का, जो आपने पढ़ा। ये अलाउ होता है एज डिडक्शन, जिसको आप प्रॉपर्टी टैक्स भी कहते हैं। ये ग्राउंड रेंट से अलग है, ये लैंड रेवेन्यू से अलग है, ये एक तरीके का सीवरेज टैक्स है। तो अलाउड एज डिडक्शन, और ये डिडक्शन हमेशा आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू से मिलती है। किससे मिलती है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, जिसको आप एनुअल लेटिंग वैल्यू भी कहते हैं। और ये मिलेगी तभी जब आपने म्युनिसिपल टैक्स पे किया हो, पे किया हो। अगर आपने पे नहीं किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। और बाई, ये किसने पे किया हो? ऑनर ने पे किया हो, या फिर डीम्ड ऑनर ने भी पे किया होगा तो डिडक्शन मिलेगी। ये फर्स्ट कंडीशन है। और ये कौन सी कंडीशन है? सेकंड। लिखना बेटा। आगे, म्युनिसिपल टैक्सेस अगर आपने पे किए हैं फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपने पे किए हैं तो भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। अगर मकान मालिक ने जिस प्रॉपर्टी में वो रहता है उसका म्युनिसिपल टैक्स दिया है, डिडक्शन नहीं मिलेगी। ना स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, ना म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी। अगर म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट हो, टेनेंट ने पे कर दिया है, तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी का लेट आउट होना जरूरी है और म्युनिसिपल टैक्स पे किया गया हो। अगर म्युनिसिपल टैक्स पिछले 10 साल के एक साथ पे किए गए हैं और प्रॉपर्टी लेट आउट है, तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। म्युनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर और एनी
financial year allowed as reduction for let out हाउस प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको पढ़ाया। अब आपको जो भी मैं नोट करवाऊंगा, चाहे आपके पेज पर जगह भी हो, बट फ्रेश पेज पे नोट करिएगा, ठीक है। मैं अब आपको 6 पॉइंट नोट करवाने जा रहा हूं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू में हमने टोटल 8 केस पढ़े हैं, ठीक है। लेट आउट थ्रू आउट द ईयर से लेकर अनरियलाइज रेंट तक टोटल कितने केस पढ़े हैं? 8, है ना। मैं उन सब केसेस को एक साथ लिखवा रहा हूं बेटा। पॉइंट नंबर 6 है ग्रॉस एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23। यहां लिख रहा हूं मैं पर्टिकुलर्स, और यहां पे मैं लिखने वाला हूं 8 केस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट्थ। सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं नेचर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तब हाउस प्रॉपर्टी किस तरह की है? सबसे पहले यहाँ पे लेट आउट ले रहे हैं, जो पूरे साल लेट आउट रहेगी। ये ले रहे हैं वो प्रॉपर्टी जो बिजनेस में यूज की जा रही है, जिसको हम हाउस प्रॉपर्टी में कवर ही नहीं करते। ये वो प्रॉपर्टी है जो क्या है बेटा? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ये वैकेंसी वाला केस है। ये है लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला। 8 महीने लेट आउट रही, 4 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये 5 केस जो है फर्स्ट टू 5, ये सेक्शन 23 में हैं, अलग अलग सेक्शन और सब सेक्शन में। जो केस नंबर 6 है वो हमारे यहाँ नहीं है लॉ में, बट एग्जाम में खूब पूछा जाता है, जिसको आप कहते हैं मल्टीपल यूज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके नहीं, सॉरी, 6 नंबर पे ये लिखते हैं लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस वेकेंट। लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस वेकेंट। इसमें हमने क्या किया? केस नंबर 6 में केस नंबर 4 और 5 को मिक्स करके बना दिया। फिर एक बनाया हमने मल्टीपल यूज, और एक था हमारा अनरियलाइज रेंट। ये टोटल हमारे कितने केस थे जी? 8। सबसे पहले आता है नंबर 1, हमेशा एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट कुछ भी हो जाए, हमेशा कितने महीने का लेंगे? 12 महीने का। यहां पर कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो बिजनेस में यूज होती है प्रॉपर्टी, उसको यहां पर कंसीडर ही नहीं करेंगे। यहाँ पे हमेशा लेंगे ही नहीं, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में जीएबी क्या होती है? यहाँ पे भी लेंगे पूरे 12 महीने का, यहाँ पे भी लेंगे 12 महीने का, यहाँ पे भी लेंगे 12 महीने का, और मल्टीपल यूज में लेंगे 12 महीने का, मगर उस पोर्शन के लिए जो लेट आउट पोर्शन है। कैसा पोर्शन है? लेट आउट। और अनरियलाइज रेंट वाले में यहाँ पर भी कितने महीने का एक्सपेक्टेड रेंट लेंगे? 12 महीने का। और एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं हमेशा किससे? एक्चुअल रेंट से। यहाँ पे बेटा एक्चुअल रेंट 12 महीने का लेंगे। जो बिजनेस ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे कवर ही नहीं होती। सेल्फ ऑक्यूपाइड की जीएबी नील होती है। वैकेंसी पीरियड वाले में भी 12 महीने का लेंगे। यहाँ पर जो लेंगे वो लेंगे सिर्फ लेट आउट पीरियड का। यहाँ पे लेंगे बेटा लेट आउट पीरियड का और प्लस वैकेंसी पीरियड का। इनको ज्यादा समझने के लिए इनके कॉन्सेप्ट निकालकर इनके एग्जाम्पल को देखिएगा। और यहां पर भी जो लेंगे हम वो एक्चुअल रेंट लेंगे सिर्फ किसका? लेट आउट पोर्शन का। यहां पर जब लेंगे तो उसमें से माइनस करेंगे बेटा अनरियलाइज्ड। इसमें से माइनस करेंगे बेटा हम अनरियलाइज्ड रेंट, क्योंकि लॉ कहता है एक्चुअल रेंट शैल नॉट इंक्लूड अनरियलाइज रेंट। इसके लिए रूल नंबर 4 पढ़ा था, जिसमें 3 कंडीशन पूरी होंगी तो उसको अनरियलाइज रेंट माना जाएगा, जो मैं भी बता दूंगा आपको। फिर इनका कंपैरिजन करेंगे बेटा हम फर्स्ट और सेकंड का। जो हायर ऑफ अबव आएगा वो यहां लिख देंगे हम। इस केस में इतना, इस केस में जो भी हायर ऑफ अबव आएगा।
फिर उसमें से माइनस करेंगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी, और वैकेंसी का लॉस निकालने के लिए हमेशा एक्चुअल रेंट का यूज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे वैकेंसी पीरियड से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वैकेंसी पीरियड से। कहाँ कहाँ माइनस होगा? एक तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ है वैकेंसी, और एक यहाँ है, उसके अलावा तो कहीं वैकेंसी नहीं है, तो माइनस भी नहीं होगा। जो माइनस करके आएगा वो निकलेगा क्या? जीएबी। यहाँ आएगा जीएबी, यहाँ नहीं लाएगा। बिजनेस वाले में ये जो सेकंड वाला मैंने बिजनेस बताया, यहाँ आएगी ही नहीं जीएबी, यहाँ आएगी जीएबी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। बोलो बेटा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर दो से ज्यादा प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होंगी तो उसको डीम टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा, वो मैं अलग से लिखवा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट। बीच में एक दिन का ब्रेक है, इसमें आप अपना बैकअप, अपने नोट्स, अपना रिपेयर मेंटेनेंस कर लें बेटा, ठीक है। देखिए बेटा, इन केस ऑफ मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी, अगर 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टीज क्या होंगी? इन केस ऑफ मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टीज आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, क्या होगा बेटा? उस केस में कोई सी 2 प्रॉपर्टी की जीएबी आप नील ले लीजिए, जो आपकी मर्जी है, ये आप पे थोपा नहीं गया है, आप देख लीजिए जिसमें आपका टैक्सेबल इनकम कम आए वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। और जीएबी एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर होगी जितनी बाकी की प्रॉपर्टी बचेंगी, और बेटा इनको माना जाएगा डीम टू बी, और डीम टू बी लेट आउट को आप ये मानिए लेट आउट ही है वो। और जो प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट मानी जाएगी, जो प्रॉपर्टी भी डीम टू बी लेट आउट मानी जाएगी बेटा, उस पर म्युनिसिपल टैक्स पेड की डिडक्शन मिलेगी। पहला क्वेश्चन उठता है तो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड बट हम डीम टू बी लेट आउट मान रहे हैं, डिडक्शन मिलेगी या नहीं? तो जवाब है मिलेगी सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 30% जो मिलती है। और सर इंटरेस्ट पर लिमिट रहेगी या नहीं? इंटरेस्ट जो अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी होता है उस पर अलाउ होगा विदाउट लिमिट। सर एक और पॉइंट बताना है, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू दोनों में क्या ले लेंगे? हायर। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आ गया। हायर और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में क्या लेंगे? लोअर। इन दोनों में जो लोअर होगा वही कहलाएगा क्या? एक्सपेक्टेड रेंट। इसके बाद अब हम लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 7 जीएबी के बाद। 6 पॉइंट हो गए, फ्रेश पेज पे लिखवा रहा हूं बेटा मैं, आप कहें तो मैं हटाऊं इसको? हटा दूं बच्चों? पॉइंट नंबर 7, अनरियलाइज रेंट किसे कहते हैं? अनरियलाइज रेंट के लिए रूल नंबर क्या देखना पड़ेगा? 4। 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है, जो आपका किराया नहीं दे रहा, वो तो या तो आपकी प्रॉपर्टी खाली करके चला गया हो,
या फिर आपने उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लिया हो कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी खाली नहीं करा रहा, मेरी प्रॉपर्टी सरकार खाली करा के दे। या तो प्रॉपर्टी वो खाली करके चला गया है, प्रॉपर्टी वेकेटेड, और अब आपको मिल नहीं रहा है, फरार है बेटा, या फिर आपने स्टेप्स ले लिए हैं, लीगल एक्शन ले लिया है। स्टेप्स फॉर वेकेटिंग प्रॉपर्टी आर टेकन। पहली कंडीशन ये है, और पहली कंडीशन के साथ साथ आपको दूसरी कंडीशन भी पूरी करनी है। टेनेंट के कब्जे में कोई और प्रॉपर्टी आपकी नहीं होनी चाहिए, जिसका रेंट नहीं दे रहा उसके अलावा उसके पास कोई और प्रॉपर्टी आपकी रेंट पर नहीं होनी चाहिए। अगर है तो बच्चों वो भी खाली कराओ, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक किराएदार एक प्रॉपर्टी का किराया दे रहा और दूसरी का नहीं दे रहा, फिर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, दे देगा उसका भी किराया, उसको अनरियलाइज रेंट फिर नहीं कहेंगे। या तो खाली कराओ, और अगर आप कह रहे हो नहीं एक का किराया दे रहा है एक का नहीं दे रहा, तो फिर उसको हम अनरियलाइज रेंट नहीं कहेंगे। तीसरा है कि प्रॉपर्टी खाली कराने के साथ साथ आप रेंट रिकवरी के लिए भी इसके अगेंस्ट या तो लीगल एक्शन लीजिए, या फिर ये साबित करिए कि इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना जो है वो वर्थलेस है, कोई फायदा नहीं है इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना, वर्थलेस है। ठीक है ना। वर्थलेस टू टेक लीगल एक्शन, और ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ एओ, एओ को भी लगे कि हाँ भाई ये पागल हो चुका है, इसके खिलाफ लीगल एक्शन लोगे भी किराएदार के तो ये कुछ नहीं करेगा, ये तो अब्बा जब्बा ही करता है बेटा, तो ये अब कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है ना, तो इसके खिलाफ अगर लीगल एक्शन लेंगे भी, ये कॉमे में है, डेथ हो गई है, इंडिया छोड़ के चला गया है, विजय माल्या बन चुका है, तो फिर उस केस में आप, ठीक है ना बेटा, वर्थलेस है बेटा। नंबर 8, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। ये समरी पढ़ के ही, अगर आपने चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ लिया है तो समरी पढ़ के पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट या फिर एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव, इन दोनों के लिए एक ही सेक्शन है 25A। ऑल दो दोनों में डिफरेंस है, मैं बता चुका हूं क्या डिफरेंस है। जब भी ये रेंट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा उस ईयर में जिस ईयर में रेंट मिलेगा, साथ में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी, चाहे उस समय वो घर आपके पास हो या ना हो, वेदर असेसी owns or not that house property in year of received। Recovery of unrealized rent। या एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव, जितना भी मिलेगा जिस वर्ष में भी मिलेगा उस वर्ष में टैक्सेबल होगा, साथ में इसमें से आपको क्या मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, जितना अमाउंट मिला है उसका 30%, जो बैलेंस आएगा वो आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा। पॉइंट नंबर 9, फिर मैंने आपको पढ़ाया को ओनरशिप के बारे में, जिसका सेक्शन नंबर था 26। इसमें मैंने बताया आप लोगों को कि आप पहले इनकम कंप्यूट करो हर एक को ओनर की, कंप्यूट इनकम ऑफ ईच को ओनर। अच्छा, कहीं कहीं आप पहले कंबाइन इनकम कंप्यूट करेंगे, फिर उसको प्रोपोर्शन में बांटना पड़ेगा, और कहीं कहीं शुरुआत से ही आप हर को ओनर की इनकम अलग अलग कंप्यूट करेंगे। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, कॉस्टिंग में भी कहता हूँ, एफएम में भी, टैक्स में भी, सब जगह कहता हूँ मैं, बेटे कॉन्सेप्ट बदलेगा,
कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, प्रेजेंटेशन बदलेगी, प्रेजेंटेशन में चेंज आ सकता है। तो प्रेजेंटेशन ऐसी भी हो सकती है कि ABC 3 भाई हैं, तो पहले आप उनकी इनकम पहले निकाल लें हाउस प्रॉपर्टी की, फिर तीनों भाइयों में बांट दें, या शुरुआत से ही मिस्टर ए को अलग, मिस्टर बी को अलग, सी को अलग। वो क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा कि हमको पहले से इनको कंबाइन लेके चलना है या एक साथ। ठीक है, तो कंप्यूट अभी हम जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास से तो हम ये बात सीखेंगे। कंप्यूट इनकम ऑफ ईच को ओनर, हो सकता है आप सेपरेटली कंप्यूट करें और हो सकता है कैसे जो कंप्यूट करें, ज्वाइंटली, बस कंप्यूट करें आप। फिर ईच को ओनर is chargeable to tax under head house property for his or her income। हर व्यक्ति पर उसी अमाउंट पर टैक्स लगेगा जो उसका शेयर है, जो उसका प्रॉपर्टी में हिस्सा है। रही बात इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की, अगर आपकी प्रॉपर्टी 3 को ओनर है और वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हर को ओनर को जो डिडक्शन मिलेगी वो 2 लाख अलग अलग मिलेगी, कंबाइन करके 2 लाख नहीं मिलेगी। 2 लाख इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। ये बड़ा मेन वर्ड है, फॉर ईच को ओनर फॉर ईच को ओनर, ये बड़ा मेन वर्ड है। कैसे मिलेगी? सेपरेटली। 10वां पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया चार्जिंग सेक्शन, और चार्जिंग सेक्शन का नंबर था सेक्शन नंबर 22। इसमें मैंने पढ़ाया कि रेंटल इनकम आएगी इसमें, और रेंटल इनकम 2 चीजों से हो सकती है। हाउस प्रॉपर्टी से है तो वो तो आएगा ही आएगा, चाहे वो आपका मेन लाइन बिजनेस ही क्यों ना हो। प्रॉपर्टीज किराए पर देना चाहे मेन लाइन बिजनेस ही क्यों ना हो, इसी को बड़े जोर शोर से कहा जा रहा है कि अमेंडमेंट आई है। भाई ये अमेंडमेंट नहीं है, एक तरीके से जो दिमाग में डाउट था उसको हटाया गया है, शुरू से ही ये लॉ है। ठीक है, और लैंड अटैच्ड देयर टू, लैंड जो उससे अटैच्ड होगी उसकी भी जो रेंटल इनकम होगी, ठीक है ना। यहां मैं एक JFK लिख रहा हूं, हाउस प्रॉपर्टी और लैंड, इन दोनों का जो रेंट है वो सेम किराएदार से मिलना चाहिए और ये अटैच्ड लैंड होनी चाहिए, और टेनेंट मस्ट बी सेम। दोनों का किराएदार एक ही होना चाहिए और लैंड प्रॉपर्टी से दूरी पे नहीं होनी चाहिए, अटैच्ड होनी चाहिए, तभी उसका जो किराया है वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। दूसरी बात, ये जो असेसी है ये तभी किराए की इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में दिखाएगा जब असेसी या तो प्रॉपर्टी का ऑनर हो, और अगर ऑनर नहीं है तो डीम्ड ऑनर हो, डीम्ड टू बी ऑनर नहीं, डीम्ड ऑनर। ये मैंने आपको 10th नंबर पॉइंट पढ़ाया, उसके बाद मैंने 11th पॉइंट पढ़ाया बच्चों को, कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का सेक्शन नहीं है कोई भी,
इसका एक सर्कुलर है इनकम टैक्स का, उसका नंबर आपको याद ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी नहीं बताया। कंपोजिट रेंट में मैंने आपको 2 केस बताए। अगर रेंटल इनकम में 2 चीजों से रेंटल इनकम आ रही है, एक हाउस प्रॉपर्टी से और एक उसके साथ फैसिलिटी से, सर्विसेज से। मैंने बताया कि रेंटल इनकम अगर 2 चीजों से आ रही है, एक हाउस प्रॉपर्टी से और एक कहां से, सर्विसेज से, तो क्या होगा, इसके बारे में मैंने बात की आप लोगों से। अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड से है, अगर हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है तो ये इनकम जाएगी अंडर हेड। और अगर ये पैसा कहाँ से मिल रहा है, सर्विसेज से, तो ये पैसा जाएगा कहाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। फिर मैंने बताया कि अगर हाउस प्रॉपर्टी के साथ साथ किराए पर किया दी जाए एसेट्स, फिर उसमें देखना है कि किराएदार बिना एसेट्स के प्रॉपर्टी लेने को तैयार है या नहीं। उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप लक्ष्मी नगर में किराए का मकान ढूंढ रहे हैं, बिना एसेट्स के भी किराए पर ले सकते हैं और किराए के साथ एसेट्स के साथ भी। ऐसी लेटिंग को सेपरेबल लेटिंग कहते हैं। और इस केस में जहां सेपरेबल लेटिंग होती है, वहां पर जो हाउस प्रॉपर्टी का किराया है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, और जो एसेट्स का किराया है वो या तो पीजीबीपी में ये जाएगा अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में, जो रेंट मिला है इससे। और इससे जो रेंट मिला है वो जाएगा या तो पीजीबीपी में ले जाओ, आपकी इच्छा है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आप घूमने गए, ठीक है, आप बेटा एक होटल बुक करते हैं, ठीक है, क्या नाम है इनका, कार्तिक भाई अभी घूमने गए, ठीक है, ये एक होटल बुक करते हैं, ठीक है। अब होटल बुक कर रहे हैं तो इनको बिना एसेट्स के बेटा इनको कोई फायदा नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गई है नहीं। तो इनको इनसेपरेबल रेटिंग है। ये कह रहे हैं भाई हम कैसे यहाँ रहें, 2-4 दिन घूमने आए हैं हम, तो कहाँ सोएंगे, कहाँ हमारी फैमिली रहेगी, तो इनको उसमें फर्नीचर चाहिए। बिना फर्नीचर के एसेट एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इसलिए जो होटल्स की इनकम होती है वो इनसेपरेबल लेटिंग होती है, और उसमें जो टोटल किराया है, जो टोटल रेंट है, चाहे वो एसेट्स का हो या हाउस प्रॉपर्टी का हो, वो टोटल रेंट जनरली पीजीबीपी में आता है। चाहे तो होटल के मालिक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी दिखा सकते हैं। ये होगा 11 पॉइंट। अब चलते हैं हम 12, जो हमने फिर पढ़ा डीम्ड ऑनरशिप पढ़ा, इसके बाद क्या पढ़ा, चलें बेटा आगे। डीम्ड ऑनरशिप में कितने पॉइंट हो गए, 11। 12 नंबर पे पॉइंट पढ़ाया मैंने बेटा डीम्ड ऑनरशिप। डीम्ड ऑनरशिप सेक्शन का नंबर था 27। इसमें बेटा मैंने 5 पॉइंट पढ़ाए। सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ाया कि अगर एक इंडिविजुअल, ठीक है, ट्रांसफर करता है बेटा अपने स्पॉस को, स्पॉस समझते हैं कौन होता है बेटा, जिससे एक समय के बाद बननी बंद हो जाती है। इसमें बाबू सोना जादू टोना नहीं आता, इसमें स्पॉस आती है, इसमें मौत का दूसरा नाम, ठीक है, स्पॉस बेटा वो आती है इसमें। और दूसरा बेटा हमारे दिमाग की चिक चिक, माइनर चाइल्ड बेटा ये आते हैं, ठीक है ना। इसमें एक नहीं आती जो अब दूसरे के दिमाग की चिक चिक बन चुकी है, एक्सक्लूडिंग माइनर मैरिड डॉटर। सर आपको अपने बच्चों से प्यार नहीं होगा, बेटा मैं तो दूसरों के बच्चों से करता हूँ, अपनों से सोचो कितनी मोहब्बत करूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे बारे में इससे अंदाजा ना लगाया करें। इंडिविजुअल ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल ट्रांसफर करता है क्या बेटा, हाउस प्रॉपर्टी, किसको, स्पॉस मौत का दूसरा नाम, और बेटा माइनर चाइल्ड, ठीक है। इसकी एक्सेप्शन है बेटा। ऐसे केस में बेटा मैंने बताया था कि जो इंडिविजुअल है ना, गरीब आदमी जिसकी प्रॉपर्टी बच्चों ने और बीवी ने लूट ली, फिर भी ये मालिक माना जाएगा, सरकार के लिए टैक्स तू ही देगा, ठीक है, प्रॉपर्टी तो दी है, बाकी तो सब कुछ तेरा है, तो टैक्स तू दे, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं, ये बहुत गहरी बात थी। आओ बच्चों, नंबर 1,
अगर ट्रांसफर किया जाए फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, ट्रांसफर फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर बेटा उनकी वाइफ ने उनको पैसा दे दिया है, कहती पकड़, तो अगर पैसा दे दिया है बेटा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बराबर, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बराबर अगर पैसा दे दिया है, ठीक है, तो बेटा उसे एडिक्वेट कंसिडरेशन कहते हैं, तब डीम्ड ऑनरशिप नहीं मानी जाएगी। और अगर वेरिएशन आ जाए तो कितने का है, 50,000 तक वेरिएशन अलाउ है। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से 50,000 कम है तो भी चल जाएगा। या फिर बेटा उनमें लात घुसे, मौत का सामना कोई कब तक करे, ठीक है, कौन बचेगा। बेटा एक दिन वो प्राणी जाबाज आदमी टकरा ही गया और बेटा दोनों में लात घुसे चल गए, बात कहां तक, नौबत कहां तक पहुंच गई, डिवोर्स तक। अब उस डिवोर्स के चक्कर में, ठीक है, उसे क्या देनी पड़ रही है, प्रॉपर्टी। ये है ट्रांसफर फॉर लिव अपार्ट और डिवोर्स एग्रीमेंट। अगर इनके चलते देगा प्रॉपर्टी तो बेटा फिर डीम्ड ऑनर नहीं माना जाएगा। इसके अलावा नंबर बी था, अगर आपको याद हो तो, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल, इम्पार्टिबल इंडिविजिबल को बोलते हैं जिसका बंटवारा ना हो सके, एस्टेट कहते हैं साम्राज्य को। इसमें एक जेएफके था कि राजा साहब को एक अलॉट किया गया है पैलेस टू किंग और नवाब, राजा महाराजा या नवाब को अगर कोई पैलेस उसमें अलॉट किया गया है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 19A है, चेक कर लीजिएगा, 10 सबसेक्शन 19A। यानी कि इस महल से अगर कोई कमाई होगी उनकी तो वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, पूरी तरीके से कम एग्जेम्प्ट है ये। नंबर सी मैंने बताया पीयूष का और अपना एग्जाम्पल दिया था कि मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस केस में भी अगर आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की आपके पास कोई मेंबरशिप है, भले ही आप उसके मालिक नहीं है, मेंबर हैं साउथ सोसाइटी के, तब भी वो बेटा कहाँ आएगा, डीम्ड ऑर्डर में। फिर था पीओए ट्रांजैक्शन, पावर ऑफ अटर्नी ट्रांजैक्शन, जिसमें आपका कब्जा हो गया है पैसा देकर प्रॉपर्टी पर, अभी आपके नाम पर कब्जा हुआ वाला नहीं, गुंडो वाला, पैसे दे दिए बस आपके नाम पर अभी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई। और ई नंबर था लीज प्रॉपर्टी, आपने लीज पर प्रॉपर्टी ली है जिसमें पीरियड जो था 12 साल या उससे अधिक, और प्लस जो आप रेंट देंगे, आप जो रेंट पे करेंगे वो एक बार में कितने से ज्यादा का, 12 महीने से ज्यादा का। ये जो 5 केस आपने ऊपर देखे A to E, असेसी क्या माना जाएगा इसमें, डीम्ड ऑनर। और डीम्ड ऑनर अगर आप किसी प्रॉपर्टी के लिए हैं तो उस प्रॉपर्टी पर सेक्शन 22 लगेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पॉइंट नंबर 13 बताया, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट देना पड़े, जिसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं, तो मैंने आपको समझाया उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलती। फिर मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, लोन, और ये लोन है कन्वर्टेड, ये लोन है कन्वर्जन ऑफ एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। आपका बहुत सारा इंटरेस्ट हो गया था जो आपने दिया नहीं था, बैंक ने उसको एक लोन में कन्वर्ट कर दिया, तो एक्चुअली में तो ये इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट ही दिया जा रहा है, बस लोन नाम रख दिया गया है, इसकी भी आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। बट अगर आपने इंटरेस्ट दिया ऑन फ्रेश लोन, ये फ्रेश लोन क्या है, ये वो लोन है टेकन टू रिपे ओल्ड होम लोन, जो पुराना लोन ले रखा था वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर था,
उसको लौटाने के लिए आपने बैंक से उसको रीफाइनेंस करवा लिया। पहले लोन लिया था एसबीआई से 9% के रेट पर, पीएनबी कह रहा है ये लोन हम 6% में आपको देंगे। मैंने लाओ दो, उन्होंने हमको 6% में दे दिया लोन, हमने एसबीआई का वापस कर दिया। अब हम जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो लोन पे ही दे रहे हैं, इसकी डिडक्शन अलाउ हो जाएगी, ये अलाउड है अंडर सेक्शन 24 क्लॉज। इसके बाद मैंने आपको एक बताया पॉइंट नंबर 14, ये बहुत मेन है बेटा। ये है ये वाला सेक्शन का रेफरेंस हर चैप्टर में आएगा। ये डिफॉल्ट स्कीम है। डिफॉल्ट स्कीम, जब भी आप डिफॉल्ट स्कीम में कंप्यूटेशन करेंगे, अगर आप कंप्यूटेशन कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, और आपने ऑप्ट किया है कौन सी स्कीम, कि हम कौन सी स्कीम में टैक्स देंगे, डिफॉल्ट स्कीम में, तो देखिए कुछ ऐसे होगा। पर्टिकुलर अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी स्कीम डिफॉल्ट स्कीम है या ऑप्शनल स्कीम है, बट इस बात का फर्क सेल्फ ऑक्यूपाइड घर पे पड़ेगा। यहां तो आप जीएबी लेंगे, यहां कुछ नहीं लेंगे। यहां म्युनिसिपल टैक्स पेड लेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक करते आए लेट आउट में। बेटा ये एनएवी आ जाएगा, एनएवी में से माइनस करते हैं बच्चों क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन किस रेट से, यहां पे मिलेगी क्योंकि लेट आउट है, यहां तो पहले भी नहीं मिलती थी और ये डिडक्शन अब भी नहीं मिलेगी। बोलो, इंटरेस्ट ऑन लोन या बोरोड कैपिटल कह दीजिए अंडर सेक्शन 24 क्लॉज भी, पहले भी डिडक्शन मिलती थी, ये अब भी मिलेगी डिफॉल्ट स्कीम में, बट यहाँ पे जो 2 लाख की डिडक्शन मिलती थी वो नहीं मिलेगी। कुल मिला के जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 2 लाख का लॉस आ जाता था वो यहाँ पे अब लॉस नहीं आएगा डिफॉल्ट स्कीम में। जो भी इनकम या लॉस आएगा वो सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी में आएगा, लेट आउट में। डिफॉल्ट स्कीम में समझो सेल्फ ऑक्यूपाइड का कोई रेलेवेंस है ही नहीं। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई है डिटेल में। उसके बाद लास्ट पॉइंट है बेटा, बिल्कुल लास्ट पॉइंट नंबर 15, सेक्शन नंबर 25। ये सेक्शन कहता है अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है, पेड या पेबल है आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, और साथ में नो एजेंट इज अवेलेबल इन इंडिया, और जिसको ये इंटरेस्ट दे रहे हैं उसका कोई अवेलेबल एजेंट नहीं है इंडिया में, देन इंटरेस्ट इज अलाउड अंडर सेक्शन 24B। इंटरेस्ट की डिडक्शन तभी मिलेगी जब ये कंडीशन पूरी करें। अगर क्या काट लिया जाए, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या काट लिया जाए, अब टीडीएस किस रेट से कटता है, क्या करता है, ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं है, टीडीएस के चैप्टर में। बेटा यहाँ पे इन 15 पॉइंट में 15 ही कॉन्सेप्ट थे, 15 ही पॉइंट लिखवाए उसी सीक्वेंस में। मैंने मुझे पढ़ाने में 48 मिनट 45 सेकंड लगे हैं, चैप्टर पूरा हो गया। वैसे हमें 7 क्लास लगी, 8 क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा, और कल हमारी क्लास चलेगी बेटा क्वेश्चन आंसर की। अब आपके पास 2-3 दिन का समय है, और देखिए जब तक 2-3 दिन समय समझते रहेंगे ना आपके पास है, आप कभी भी रिवीजन नहीं करेंगे, और शुरुआत में ही बैकलॉग हो गया ना तो हमेशा बैकलॉग रहेगा। आप पुराना ही कोर्स पूरा करते रहेंगे हमेशा। याद रखें, 7 में नहीं 2 कदम आगे चलें बेटा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं बाय बाय करते हैं बेटा, बाय बाय।